प्लान में एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? ये पेन है, ठीक है, ठीक है। अब ये है हमारी अर्थ, ठीक। इधर देखो काम की चीजें हैं, उसमें मत देखो अभी, पहले इसमें देख लो, वो बाद में आराम से पढ़ना। ये है अर्थ, ठीक है। ये है अर्थ का ग्रेविटेशनल, इतना यहां तक, ये पूरा क्या है? अर्थ का ग्रेविटेशनल, ठीक है। मतलब यहां पर मान लीजिए कोई वस्तु है, यहां पर कोई वस्तु है, तो पृथ्वी इसको क्या कर लेगी? अपनी ओर क्या कर लेगी? आकर्षित कर लेगी। लेकिन यहां पर कोई वस्तु होगी तो क्या उसको पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित कर पाएगी? क्या नहीं कर पाएगी, है ना, क्योंकि यहां पर ग्रेविटेशन है ही नहीं। अब मैंने क्या किया, इस पेन को, ठीक है, मैं यहां पे खड़ा हूं, ठीक है, और मेरे पास ये पेन है, ठीक है। अब इस पेन को मैं फेंक रहा हूं, पर कम से कम गति में, कम से कम गति में, मतलब न्यूनतम गति के अकॉर्डिंग बोल रहा हूं कि ऐसी न्यूनतम गति में मैं इस पेन को फेंक रहा हूं, ठीक है। और ऐसा फेंकूं कि ये पेन क्या कर रहे हैं? इस ग्रेविटेशन को पार कर जाए। अब यदि इस ग्रेविटेशन को जब ये पार कर जाएगा तो ये क्या मेरे पास वापस आएगा? ये तो स्पेस में घूमता रहेगा, हाँ या ना, ठीक। तो मैंने जिस गति से इसको फेंका है, या जिस वेलोसिटी से इसको फेंका है, जिससे यह ग्रेविटेशन या गुरुत्वाकर्षण वाले एरिया को क्या कर जाए? पार कर जाए, तो उस वेलोसिटी या उस वेग को हम कौन सी वेग कहेंगे? क्योंकि पलायन कर गया है वो, हाँ या ना। तो डेफिनेशन है, ये वेग था, पलायन वेग है, ठीक है। तो वह न्यूनतम वेग जिसमें किसी वस्तु को मैं इतनी गति से फेंकूं कि वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाए, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाए और कभी पृथ्वी पर वापस, तो उस वेग को हम क्या कहते हैं? ये कठिन था, कुछ नहीं किया मैंने, बस ये पेन लिया, इसको फेंका और ऐसा फेंका कि यह क्या हो? पृथ्वी का जो भी ग्रेविटेशन वाला एरिया है उसको क्या कर जाए? पार, ताकि वो वापस ना आए। तो उसको हम क्या कह रहे हैं? पलायन वेग। अब ये तो होगी डेफिनेशन, पर एग्जाम में आता है इसका एक क्वेश्चन कि अर्थ की जो अर्थ है उसकी एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है? तो अर्थ की एस्केप वेलोसिटी होती है तो उसको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालें? तो एस्केप वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है √2g और r, √2g r। जहां पर g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या था? 9.8 मीटर पर सेकेंड। यहां पर r क्या है? r है यहां पर अर्थ रेडियस। क्या है? अर्थ की रेडियस। अर्थ रेडियस कितनी होती है? 6.4 इंटू 10⁶ किलोमीटर। आया ना? अरे किलोमीटर में आया, ठीक। ये अर्थ की रेडियस है, कुछ नहीं, इन दो वैल्यू को यहां पर पुट कर दो, 2 इंटू 9.8 इंटू 6.4 इंटू 10⁶। ये सबको जब हम करेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, 11.2 मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक। हाँ ये अलग अलग है, तो वो उसको करके यहाँ पर मैं कुछ करके, एक मैंने इतना नहीं निकाला, मतलब डायरेक्ट निकाल के रख दिया, ठीक है। तो हमें तो वहां पर क्या पूछेगा? सिर्फ अर्थ की एस्केप वेलोसिटी, मतलब ये पूछेगा, वही एक्सप्रेशन नहीं पूछेगा, ये तो मैंने अपने तरीके से निकाल के बताया। वो सिर्फ क्या पूछेगा? अर्थ की एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है। उसी प्रकार मून यानी चंद्रमा की भी कुछ ना कुछ एस्केप वेलोसिटी होगी, तो मून की एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है? तो मून की एस्केप वेलोसिटी 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। हाँ, हर चीज का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। हाँ,
देखो, जो एक बात नॉर्मल सी बात करूँ मैं, क्या होता है ना, जो मून का जो हम बात करते हैं कि मून का ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक्चुअल में मून का ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम होता है। मून का ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम है। और वो जो, और मान लीजिए जैसे ये हमारी अर्थ है और ये है मून, ठीक है। अर्थ पर गैसेस हैं सारी, वायुमंडल है, मतलब अर्थ पर जो ये वायुमंडल है ना, ये वायुमंडल इसलिए है क्योंकि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल है, वो इतना ज्यादा है कि ये सभी को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता रहता है, जिससे ये वायु यहीं यहीं रहती है, सारा वायु यहीं यहीं रहती है। लेकिन जो मून का ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम है, बहुत ही कम, और इतना कम है कि यहां पर जो भी वायु होगी, यहां पर जो भी इसके पास साइड साइड थोड़ी बहुत भी जो वायु होगी, वो भी इसको छोड़कर क्या करती है, चली जाती है, क्योंकि इनके कणों पर वो फोर्स प्रॉपर लगा ही नहीं पाता। ठीक है, तो इसीलिए हम यहां पर बात करते हैं किसकी, इसकी। नहीं तो क्यों नहीं निकालते, यहां पर गुरुत्वाकर्षण अर्थ का यदि मैं बोलूं, सॉरी मून का गुरुत्वाकर्षण बोलूं, तो उसके लिए मैं एक फॉर्मूला यही यूज करूंगा 2gr, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाय 6। गुरुत्वाकर्षण होता है चंद्रमा का पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के, आया समझ में? हाँ जी, मून के प्रभाव में आता है, मून के पास होने पर। तो सीधी सी बात है, दो बॉडी एक दूसरे को तो अट्रैक्ट कहीं ना कहीं करेगी ना, तो कम है इसीलिए तो, अरे कम है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, कम है तो, अरे तो उससे क्या, देखो ऐसा नहीं है, ये एक चीज आपको बता दूं, अट्रैक्शन फोर्स जो लग रहा है ना, भले कम हो या ज्यादा हो, अब जैसे मेरा मेरा मैं पृथ्वी की ओर गिर रहा हूं ना, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा मेरा भी पृथ्वी के लिए अट्रैक्शन फोर्स, जब भी तो हमने दो मास लिए G1 एंड G2, कुछ तो होगा ना, भले मैं अब मैं तो पूरा पृथ्वी की ओर ही गिर रहा हूं, मैं यदि कूदू ऊपर से ऊंचाई से तो मैं कहां गिर रहा हूं, पूरा पृथ्वी के ऊपर। पर आप ये कह सकते हो कि मेरा कुछ भी नहीं होगा, थोड़ा बहुत भी नहीं होगा, हाँ तो बस ऐसा ही चंद्रमा के साथ भी है, थोड़ा सा होता है पर वो इतना कम होता है कि जिसके कारण हम क्या बोलते हैं कि वो एक प्रकार से क्या है, निग्लेजिबल है ये चीज। ठीक, हाँ नहीं, वेग वेलोसिटी, वेग होता है विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट बटे, और चाल होती है क्या डिस्टेंस, क्या बोलो, दूरी, दूरी बटे समय। और ये फर्स्ट डे मैंने बताया था विस्थापन और दूरी में अंतर, ये पॉजिटिव भी हो सकती, नेगेटिव भी हो सकती, जीरो भी हो सकती, लेकिन ये हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। ठीक, चलो तो ये था प्लान वेग। अब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे 3। पहला क्वेश्चन, प्लान वेग क्या होता है, तो वह न्यूनतम वेलोसिटी या वेग जिससे मैं किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊर्ध्वाधर दिशा, ऊर्ध्वाधर दिशा मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर की ओर फेंकूंगा, तो वह पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र को पार कर जाएगी और कभी भी पृथ्वी पर वापस, तो उसको हम कौन सा वेग बोलेंगे, पलायन, क्योंकि वो पलायन कर गई है, आ ही नहीं रही है। पहला क्वेश्चन ये आएगा, डेफिनेशन इसको क्या कहते हैं। दूसरा आएगा अर्थ का पलायन वेग कितना है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, और मून का पलायन वेग कितना है। ठीक, तो ये दो चीजें आपको, ये 3 चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक, तो ये था पलायन वेग। अब बात करते हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट अभिकेंद्री बल और अपकेंद्री बल, जिसमें हमेशा लोगों को कंफ्यूजन बना ही रहता है कि ये क्या है। ठीक है, तो देखते हैं अभिकेंद्री बल और अपकेंद्री बल, मजा आएगा, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट भी है और इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आए भी है। ठीक है, केंद्रीय बल जिसको हम क्या बोलते हैं,
सेंट्रीपिटल फोर्स, फोर्स आप लगा लेना, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल। और एक होता है अपकेंद्रीय बल, जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। मैं जो चीज समझा रहा हूं पहले वो समझो, क्योंकि ये ना तो किसी बुक में आपको मिलेगा और ना ही कहीं और, ताकि आपको समझ में आए चीजें की क्या हो रहा है। पहली चीज देखो, मैंने एक काम पहला ये कहा, अभिकेंद्री बल को मैंने क्या कहा कि जब सबसे पहले तो ये दोनों बल कहां लगेंगे, तो ये दोनों बल लगेंगे जब गति कैसी हो रही हो, वृत्तीय गति हो रही हो। पहले मैंने क्या कहा, जब सर्कुलर मोशन हो रहा हो, वृत्तीय गति हो रही हो, तभी ये दोनों बल लगेंगे। मतलब इसमें भी वृत्तीय गति हो रही है, ये ऐसी गोल बना दिया, इसमें भी वृत्तीय गति हो रही है। पहला पॉइंट ये, जब वृत्तीय गति होगी तभी ये दोनों बल लगेंगे। पहली चीज दिमाग में बिल्कुल इसको बिठा लो, वृत्तीय गति नहीं मतलब ये दो बल नहीं, तो वृत्तीय गति होगी तभी बल लगेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जो अभिकेंद्रीय बल है, अभिकेंद्रीय मतलब कि बाहर से कोई फोर्स कहां लगेगा, केंद्र की ओर। बाहर से कोई फोर्स कहां लगेगा, केंद्र की ओर। कोई वस्तु बाहर है और घूम रही है तो बाहर से फोर्स कहां लगाएगी, केंद्र की ओर। और ये बाहर से फोर्स नहीं लगाएगी, ये इसका जस्ट अपोजिट, ये कहां लगाएगी, केंद्र से। मान लीजिए कोई यहां पर कोई बॉडी है, ये यहां पर भी कोई बॉडी है, ये बी, ये बी। अब कोई बॉडी यदि सर्कुलर गति कर रही है, ठीक है, वृत्तीय गति कर रही है, कोई बॉडी घूम रही है, ठीक है, तो वो बाहर से जब केंद्र की ओर बल लगाएगी, फोर्स लगाएगी, तो उसे कौन सा कहेंगे। और जब कोई बॉडी घूम रही है और वो जब केंद्र से बाहर की ओर लगाएगी, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अपकेंद्रीय। ठीक, ये समझ में आया। पहली चीज, अभिकेंद्रीय बल अपकेंद्रीय बल हमेशा कहां ही होगा, सर्कुलर में होगा। दूसरा, अभिकेंद्रीय बाहर से अंदर की ओर, और यहां पर ये अंदर से, सॉरी बॉडी यहां पर होगी, इसमें यहां बॉडी नहीं होगी, ठीक, यहां पर बॉडी नहीं होगी, ठीक। तो यहां पर बॉडी कहां लगा रही है, बाहर की ओर। दो चीज हो गई। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दोनों एक ही बल है पर एक दूसरे के जस्ट विपरीत। दोनों बल एक ही हैं और एक ही टाइम पर काम भी करेंगे। मैंने क्या कहा, दोनों बल एक ही हैं, एक ही टाइम पर काम करेंगे, लेकिन ये एक दूसरे के कैसे काम करेंगे, विपरीत। एक इधर की ओर तो दूसरा। अब मैंने तो कहा कि दोनों बल एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं, एक ही पर एक दूसरे के क्या कर रहे हैं, विपरीत काम कर रहे हैं। विपरीत काम कर रहे हैं तो, और एक ही टाइम पर भी लग रहे हैं। यदि मैं किसी वस्तु को देखूंगा तो एक ही टाइम पर उस पर अभिकेंद्रीय बल भी लगेगा उसी वस्तु पर, और एक ही टाइम पर उस पर क्या भी लगेगा, अपकेंद्रीय भी लगेगा। पर ऐसे में तो कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना, कि भैया कब अपकेंद्रीय लेना है, यानी किसको अपकेंद्रीय मानूं, किस एग्जाम्पल को अपकेंद्रीय मानूं, किस एग्जाम्पल को मैं अभिकेंद्रीय मानूं। ऐसे में तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने यहां पर तीन चीजें कही। पहली कि जो दोनों बल है अभिकेंद्रीय अपकेंद्रीय, ये हमेशा सर्कुलर मोशन में होते हैं, वृत्तीय गति में होते हैं। दूसरी चीज मैंने कही, ये बाहर से अंदर की और ये अंदर से। तीसरी चीज कही, एक ही टाइम पर दोनों बल लगते हैं, किसी वस्तु पर एक ही टाइम पर दोनों बल लगते हैं, पर ये एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत। ये तीन चीजें बस दिमाग में रख लो, ठीक है। चौथी चीज कि जब बाहर से अंदर की ओर कोई चीज आएगी, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये चीजें काम अभी आएंगी, ठीक है, बाहर से अंदर की ओर आएगी तब तो आप क्या लगाओगे, अभी। जब कोई चीज अंदर से
बाहर की ओर जाएगी तब तो आप क्या लगाओगे, अपकेंद्री बल, है ना। अब अपकेंद्री बल का एक और है, यदि यदि कोई चीज बाहर की ओर जा रही है और यह इधर चली जाए या इधर चली जाए या इधर चली जाए या इधर चली जाए, मतलब ये बाहर की ओर निकलने की कोशिश करे, यहां से तो बाहर पर ऐसे भी बाहर निकलने की ओर कोशिश करे, तो वहां भी आप क्या ही लगाओगे। अब ये तो समझा दिया, अब आएगा एग्जाम्पल, मैं किसी का भी एग्जाम्पल ले सकता हूं, ठीक है, ठीक है, और मजा आएगा आपको समझने में। पंखे का घूमना, पंखे के द्वारा हवा देना, ये किस में आएगा, अपकेंद्री में, क्योंकि देखो पंखा जो है ये जो घूम रहा है, ठीक है, पंखा जो घूम रहा है तो ये हवा कहां दे रहा है, तो केंद्र से कहां जा रही चीजें, केंद्र से कहां जा रही है, तो कौन सा बल, अपकेंद्री बल। आया समझ में सभी को। हम क्या करते हैं, वो पुराने जमाने में मक्खन निकालते थे ना मथनी से, तो मथनी से मक्खन निकालना है तो मथनी में हम जो बल लग रहा था कौन सा, अभिकेंद्री की अपकेंद्री, क्योंकि जब हम बीच में करते हैं तो मक्खन बाहर जाता है, हाँ या ना, तो बाहर की ओर जा रहा है, तो मिक्सर है, मिक्सर में मैंने सब्जियों को रखा और उसको मैंने ग्राइंड किया, जैसे ग्राइंड किया तो सब्जियां उड़ती है ना कि अंदर घुस जाती है, बाहर की ओर जाती है, तो अपकेंद्री, जो भी चीज बाहर की ओर जा रही है तो अपकेंद्री, ठीक, सरल एग्जांपल थे, ठीक है। अच्छा थोड़ा कठिन वाले लेते हैं। कठिन वाले में मैंने क्या किया, एक रस्सी ली, इस रस्सी में बढ़िया बांधा पत्थर कॉर्नर पे, ठीक है, और पकड़ा और घुमा रहा हूं, और वो घूम रहा है, छोड़ नहीं रहा हूं, वो घूमते जा रहा है, पर यहां पे पत्थर क्या है, बॉडी, पत्थर को रस्सी से बांधकर घुमाना, इसमें कौन सा बल लग रहा है, अपकेंद्री की अभिकेंद्री, सेंट्रीफ्यूगल। क्यों सेंट्रीफ्यूगल, मैंने छोड़ा नहीं बोला ही नहीं, मैंने बोल रहा हूं घुमा रहा हूं, छूट नहीं रहा तो कौन सा लगेगा, मैंने सिर्फ ये बोला, देखो मैंने क्या, मैंने एक बीच में एक मैंने तीसरा पॉइंट ये बोला था, दोनों बल एक साथ लगते हैं, पर हमें यह देखना पड़ेगा कि कौन सा बल ज्यादा लग रहा है। मैंने सिर्फ ये बात कही कि पत्थर को रस्सी से बांधकर घुमाना, घूमने वाली स्थिति में है तो अभी के, मैं यदि ये बोलता कि पत्थर को रस्सी से बांधकर घुमाने के बाद छोड़ने पर वो इधर उधर भाग जाता है या चला जाता है, तब क्या बोलोगे, आया समझ में। अरे एक चीज, ये है मेरा हाथ, ठीक है, एक उंगली बना देता हूं, ठीक है, और यहां पर है ये पत्थर, अब ये जो पत्थर है भैया ये तो पूरा घूम रहा है, ठीक है ना, ये घूम रहा है, घूम के फिर वापस इधर ही घूम रहा है, तो कहीं ना कहीं ये यहां पर भी आएगा, ये यहां पर भी आएगा, अब ये यहां पर आएगा तो ये बाहर क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि ये बंधा हुआ, तो बंधा हुआ इसका मतलब सीधी सी बात है ये घूम के इधर ही कहीं ना कहीं फोर्स लगा रहा होगा, ये भी इधर ही लगा रहा होगा, इधर ही लगा, जब तो ये पत्थर बाहर नहीं जा रहा, यदि फोर्स लगाता तो ये कहां चले जाता, बाहर चले जाता। मैंने क्या कहा, मैंने पहले ये बात बोल दी थी आपसे कि एक साथ दोनों फोर्स लगेंगे, एक साथ इस पे बाहर की ओर भी फोर्स लग रहा है और अंदर की ओर भी लग रहा है, बस हमने जो कहा उस बात पे निर्भर है। मैंने कहा कि घूम रहा है तो अंदर की ओर फोर्स लग रहा है तभी ये घूम रहा है, मैंने कहा कि छूट जाता तो फिर क्या होता, आया समझ में। एक एग्जांपल और देता हूं, साइकिल का कीचड़ में चलने पर, साइकिल का कीचड़ में चलने पर पहिए द्वारा कीचड़ का उछलना, करा होगा ऐसा बचपन में खूब,
हाँ, तो अब यहां पे क्या आएगा, अपकेंद्री, क्योंकि हुआ क्या, ये जो साइकिल का पहिया था, ठीक, इस पहिए में यहां पे लगा कीचड़, यहां पे भी लगा, यहां पे भी लगा, यहां पे भी लगा, ये यहां से यहां तक तो गया, क्या इसने पूरा लिया क्या, ये यहां से पे उड़ गया, और उड़ गया तो मैंने अभी बोला था कि जब कोई ऐसा 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 होगा तो वहां भी क्या ही होगा, चल, ठीक, आया समझ में। तो साइकिल के पहिए द्वारा कीचड़ का उछलना, अब यहां पे मैंने पर्टिकुलर बॉडी कौन ली है, कीचड़, और मैंने क्या बोला, उछलना, मैंने ये नहीं बोला कीचड़ का घूमना, मैंने क्या बोला, कीचड़ का उछलने में क्या आ जाएगा, मैंने यहां पर ये नहीं बोला पत्थर को घुमाते हुए पत्थर का फेंकना, आया समझ में, ठीक, अच्छा, ये समझ में आया। मौत का कुआं देखा है हाँ, देखा है, मौत का कुआं तो देखा होगा। मौत के कुएं में भैया ये जो बाइक सवार है, ये बाइक चला रहा, बढ़िया चल रही बाइक, पूरी चल रही है, घूमते जा रही, घूमते, तो मौत के कुएं में बाइक सवार का बाइक चलाना कौन सा बाइक, अच्छा, कितने लोग अभी केंद्रीय बोल रहे हैं, हाथ खड़े करो, और कितने लोग अपकेंद्रीय बोल रहे हैं, अपकेंद्रीय वाले कैसे, मैंने ये फिर, हाँ हाँ, तो गिरता है क्या अरे कभी एक चीज, अरे एक चीज, कभी मौत के कुएं को ध्यान से देखना, मौत के कुएं को ध्यान से देखना, ये लोग क्या करते हैं, मौत का कुआं तो बना है, ठीक है, उसमें जो रेत डालते हैं ना, ये हमेशा बीच में डालते हैं, आइट साइड वो कभी रेत नहीं डालते, क्यों आइट साइड रेत नहीं, क्योंकि जब वो गिरेगा, मान लो कभी वो गिरा, तो वो गिरेगा कहां, क्योंकि वो घूम रहा है, मतलब वो अंदर की ओर ही फोर्स लगा रहा है, हर जगह से वो कहां ही फोर्स लगा रहा है, अंदर की ओर, इसीलिए रेत भी कहां ही डाली उन्होंने, जब वो गिरेगा तो वो कहां आके गिरेगा, हाँ, तो ऐसे तो ये गाड़ी से चिपक के क्यों चल रही, पहली बात तो ये, तो मैंने अभी तो थोड़ी देर पहले यही कहा था कि एक ही समय पर एक ही वस्तु पर दोनों फोर्स लगते हैं, ये मैंने बात तुमको पहले ही बोली है ना, एक ही समय पर एक ही वस्तु पर दोनों फोर्स लग रहे, ये वाला भी लग रहा है और ये वाला, हमें ये डिसाइड करना है कि कौन सा फोर्स ज्यादा लग रहा है, और उसी फोर्स को हम उसमें एग्जांपल में ऐड करेंगे। अब ये ऐसा हुआ क्या कि ये बाहर निकल गया, वो तो घूम, भले वो बाउंड्री रोक के रखी है, फर्क नहीं पड़ता, भले ये बाउंड्री रोक के रखी है, फर्क नहीं पड़ता उससे, बस ये क्यों जा रहा है बाहर, क्योंकि इस टायर में लगा रहा है, लेकिन रुकने पर, लेकिन जब ये, और एक चीज और, ये जब घूम रहा है ना, तो घूमते हुए कहीं ना कहीं घूमते हुए ये एक अंदर की ओर फोर्स लगाता है, और जब भी ये लोग गिरते हैं ना, तो ये अंदर ही गिरते हैं, ये याद रखना एक चीज, हाँ, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, किसने कहा ऐसी सरफेस होती है, वो इतनी भी नहीं होती, इतनी भी नहीं होती है कि पूरा बीच में जाने का एक अब जो मौत का कुआं होता है ना, थोड़ा सा ऐसा होता है, हल्का सा, ऐसा भी नहीं कि यहां से बहुत ही ऐसा पूरा ऐसा कोनी शेप में हो, बहुत हल्का सा ऐसा होता है। अब ऐसा होता है तो एक चीज, ये गाड़ी तो यहां पर है, ठीक है, ये गाड़ी तो यहां पर है, ठीक है ना यहाँ पे, तो अब आपको एक चीज, ठीक है, ध्यान से सुनना, रेत यहां रखी है, ये रेत रखी है, ठीक है, गिरना चाहिए, आप बोल रहे हो कि सर ये गिरना है, इस पे लग रहा है बाहर की ओर फोर्स, और इसको मैं बोल रहा हूं अपकेंद्रीय, तो गिरना चाहिए, तो भैया ये यहीं से गिर के यहां गिरेगा ना, क्योंकि लग तो बाहर रहा है, ये यहां क्यों गिरा, तो एकदम से आएगा तो भी तो यहीं गिरना चाहिए ना, यहां गिरना चाहिए, मुआ तो सब छिला जाना चाहिए, तो बार वो यहां क्यों गिर रहा है, यहां बीच में क्यों गिर रहा है, क्योंकि फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, आया समझ में, अरे तो यहीं से चिपक चिपक के गिरता ना वो बाहर, हाँ, सीधे हाथ से, गाड़ी जिस हाथ से चलाएगा उस हाथ से,
सीधे बीच में गिरता है, वो लुढ़कते उड़कते नहीं गिरता, वो सीधे बीच में, इसीलिए उनकी जान भी चली जाती। लुढ़कते उड़कते गिरता तो कहीं ना कहीं गाड़ी के सपोर्ट से वो क्या होता, बच जाए, पर वो सीधे गिरता है डायरेक्ट, और इसीलिए ना रेत बीच में रखी जाती है ताकि वो सीधे गिरे तो रेत पे गिरे और उसकी जान बच जाए, ये होता है। नहीं तो वो इस पे गिरेगा तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक, तो हमेशा याद रखो। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। मैंने क्या किया, ये है चौराहा, है बिल्कुल चौराहा पे है भैया, ये यहां से आ रहा हूं मैं बाइक लेके, ठीक, अब ये बाइक लेके आ रहा हूं और ये जैसे ही यहां पर आया इधर मुड़ रहा था, ठीक है, जैसे ही मुड़ रहा, अच्छा मैं भी कोई स्टाइल मार के आ रहा था कि बिल्कुल सब टेढ़ी करके लोगों को दिखाते हैं, देख लो आ रहा हूं आज तो, ठीक है, अब ऐसा आया गया बैलेंस, तो मैं इधर क्यों गिरूंगा, मेरे को इधर गिरना चाहिए ना, मैं इधर क्यों गिरूंगा, लेकिन हाँ झुकाव इधर की तरफ था। अच्छा, क्योंकि यह यदि आप इस चीज को देखो तो यह एक क्या कंप्लीट कर रहा है, सर्कल, और सब कपड़े अंदर गिर जाते तो फंस जाते हो ब्लेड में, मासी मासी नहीं खाने हाँ या ना, वो जो अपन यूं करके जो फेंकते हैं ना, तो फेंकते हैं तो बाहर की ओर जाता है, तो उसमें कौन सा आया समझ में, अब किसी को कोई दिक्कत, ठीक। अच्छा एक चीज और, इधर देखो प्लीज, इधर देखो, अब देखो एक और क्वेश्चन, एक और एग्जांपल आया है। मैंने ये कहा ये क्या है हमारा सन, और ये है यहां पे मेरी अर्थ, अर्थ का सूर्य का चक्कर लगाना अपकेंद्रीय बल या अभिकेंद्रीय बल है, अभिकेंद्रीय, कितने लोग अभिकेंद्रीय, अच्छा कितने लोग अपकेंद्रीय वाले, वो हाथ खड़े कर दो, क्योंकि अभिकेंद्रीय वाले ज्यादा है, दो, अरे एक ही लगता है भाई, अभिकेंद्रीय, अपकेंद्रीय वाला कोई है, नहीं है, नहीं है, क्यों, क्योंकि सीधी सी बात है, पृथ्वी इसी के कक्षा में बस घूमते जा रही है, घूमते, तो बाहर निकल के भाग तो नहीं गई नहीं भागी ना, नहीं भागी ना, और नहीं भागी मतलब घूम रही है, तो ग्रहों का सूर्य की ओर चक्कर लगाने में भी कौन सा ही आएगा, यदि वो भाग जाती तो हम बोलते कि नहीं ये अभी क्या केंद्रीय आया नहीं। उसी प्रकार कोई भी परमाणु है, ठीक है, वो तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है ये बाहर की ओर चक्कर लगाते हैं ना, तो इसमें कौन सा अभिकेंद्रीय, चक्कर लग रहा है, सर्कुलर मोशन में है, पूरा सर्कल बन रहा है, तो अभिकेंद्रीय, और जब वो बाहर निकल रहा है तो सिंपल सी, तो उससे क्या फर्क पड़ता है तो पर है तो सर्कल तो कंप्लीट कर रही है ना, ऑर्बिट में हम बोले कि भले वो कैसी भी हो, इलेप्टिकल हो, इस शेप में हो, इस शेप में, और यहाँ पर रहता है सन, ऐसा ना, ये इलेप्टिकल शेप है, ठीक है, यहाँ ज्यादा है डिस्टेंस, यहाँ कम, पर उससे क्या फर्क पड़ता है, एक सर्कल तो कंप्लीट कर रही है, डिपेंड कर रहा है बस उसके गुरुत्वाकर्षण पर, ठीक है। हाँ जी, हाँ और कोई क्वेश्चन पूछो। देखो एक बात बताऊं मैं आपको, सिंपल सी बात, एक सिंपल सी बात सुनो, जैसे मैं हूं, ठीक है, मेरे पर बहुत सारी चीजें अप्लाई हो रही है, पहली चीज ये मैं जब चल रहा हूं ना, चलने पे मेरे पे तीन चीज अप्लाई हुई, पहली चीज तो ये ग्रेविटेशनल के कारण चल रहा हूं, दूसरी चीज हुई कि चल रहा हूं तो कहीं ना कहीं न्यूटन का थर्ड लॉ लगा, इसमें अपोजिट फोर्स लगा है, ठीक है, तीसरी चीज ये हुई घर्षण लग रहा है, घर्षण के कारण ही मैं चल पा रहा हूं, नहीं तो फिसल जाता मैं तो, ठीक है, चौथी चीज एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, वायुमंडलीय दाब लग रहा है, एक साथ चार चीज हुई थी, और वहीं मान लो मैं चलते चलते ऐसा घूम भी गया तो फिर अभी तो चार पांच चीजें हो गई मेरे पास तो, पर मैंने इन चार पांच चीजों को नहीं देखना, मैंने देखना ये है कि मेरे से क्वेश्चन पूछा क्या गया है, वो दिक्कत है, ठीक है। तो हर वस्तु पर एक साथ बहुत सारी चीजें लगती है, पूछा क्या गया है, जवाब हमें उसका देना है। तो मैंने यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल लिए वो सारे या तो अपकेंद्रीय के थे या अभिकेंद्रीय,
यहां पे किसी को कोई भी डाउट है? बस इतनी चीज याद रख लेना कि दोनों सर्कुलर मोशन में होंगे और एक ही टाइम पर होंगे एक ही टाइम पर होंगे एक ही टाइम पर। बस देखना ये कि ज्यादा फोर्स कौन सा लग रहा है, बॉडी को पहचानना है हमें, ठीक है। चल, तो यहां पे किसी को दिक्कत समझ में आया? अभी केंद्रीय बल अब केंद्रीय बल पक्का? तो ये था अभी केंद्रीय बल और अब केंद्रीय बल, जिसके बारे में एग्जाम वाला पूछता है एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है टॉर्क। अभी टॉर्क क्या है इधर देखो, मजा आएगा फिर समझ में ना आए। बल आघूर्ण जिसको बोलते हैं टॉर्क, ठीक। टॉर्क क्या है देखते हैं। ये है बनाया मैंने एक दरवाजा, यहां पे लगाया मैंने हैंडल, ठीक है। ये दरवाजे का अक्ष, यहाँ पे दीवार है, ठीक है, ये दीवार है, ये मैंने दरवाजा है, इसका हैंडल है, ठीक है। अब मैं यदि इस दरवाजे को खोलूंगा, ठीक है, जैसे वो सामने दरवाजा, ये दरवाजा, तो ये कम से कम ऐसा इतना खुल जाता है ना, तो दीवार बीच में अड़ जाती। नहीं तो होता क्या कि ये पूरा क्या कर लेता, सर्कल ड्रॉ कर लेता, हाँ या ना, है ना। तो ये इसकी क्या बन जाती, एक्सिस बन नहीं जाती, एक्सिस कि किसी अक्ष के चारों ओर ये घूम सकता है। अच्छा, एक चीज और, ये तो हो गया। अब बात ये करे कि मैंने जो ये हैंडल लगाया, ये यहां लगाया, ठीक है, यहां से भी घूम रहा है। यदि मैं हैंडल मान लो यहां लगा देता, तो आप बताओ कि मुझे ज्यादा ताकत घुमाने में कहां लगती। जब ये हैंडल में यहां लगा था दरवाजे के एंड पे, वो जो मान लीजिए कि ये दरवाजा है, ये अपना दरवाजा है और ये इसकी एक्सिस है, तो ये कहीं ना कहीं घूम रहा है ना, इस एक्सिस के चारों ओर ये घूम जाएगा। यदि ये दीवार नहीं हो तो घूम जाएगा कि नहीं, चारों ओर घूम जाएगा। यदि दीवार नहीं हो तो इसके अक्ष के चारों ओर घूम जाएगा। अब मैंने इसका हैंडल यहां लगाया तो इजीली घुमा पा रहा हूं, लेकिन यदि मैं हैंडल यहां लगाता तो क्या इतने इजी घूम जाता? ये ताकत लगाती ना, लगती ना। तो बस हो गया, खत्म, आ गया बल आघूर्ण। जब हाँ तो हो तो गया खत्म, बल आघूर्ण हो गया खत्म। खत्म कैसे हो गया? देखो, मैंने ये कहा कि वह न्यूनतम फोर्स या वह कम से कम बल, वह कम से कम बल जिससे किसी वस्तु को, इधर देखो, वह कम से कम बल जिससे किसी वस्तु को उसके अक्ष के चारों ओर आसानी से क्या करें, हम घुमा सके, तो वही क्या कहलाता है, बल आघूर्ण। बल भी हो गया अक्ष के चारों ओर क्या, घूर्ण मतलब क्या, घूमना। देखो उसी में नाम है उसका सब। तो वह न्यूनतम या वह मिनिमम फोर्स या न्यूनतम बल जिससे हम किसी वस्तु को उसके अक्ष के चारों ओर आसानी से घुमा सकते हैं, वह क्या कहलाएगा, बल आघूर्ण। बल मतलब बल लगाया और उसके आ से अक्ष के क्या घुमा दिया हमने, चारों ओर घुमा दिया, खत्म डेफिनेशन। तो अब ये तो डेफिनेशन कितनी इजी थी कि हाँ भैया यहाँ पे हमने क्या हो गया, किसी को न्यूनतम फोर्स, और आपको ये पता है कि वो न्यूनतम फोर्स कहां लगेगा, सबसे आगे, हाँ या ना। इसी प्रकार अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अब क्वेश्चन आया, हैंडपंप है ना, ये पानी निकालना है भैया आपको, हाँ मैंने तो बस पानी निकालने से मतलब अब पानी निकालना है तो तुम यहां से पकड़ के घुमाओगे कि यहां से पकड़ के इसको करोगे, पीछे से, क्योंकि पीछे से करोगे तो कहीं ना कहीं ये यहां से यहां तक तो चला जाएगा, हाँ या ना। तो कहीं ना कहीं एक सर्कल ड्रॉ कर नहीं रहा क्या, हाँ या ना, कर रहा ना, यहां से यहां तक ऐसा जा रहा है तो सर्कल तो ड्रॉ कर रहा है। यदि मान लो ये बीच में नहीं होता तो पूरा ही सर्कल ड्रॉ कर देता। तो ये किसी अक्ष के चारों ओर क्या कर रहा है, आसानी से
और ज्यादा फोर्स लगा रहे हो कि कम फोर्स लगा रहे हो? तो बस, तो हैंडपंप के हत्थे से पानी निकालना, इसमें कौन सा आया समझ में? कोई कठिन था? दरवाजे या खिड़कियों में हत्था लगाना किस लिए? बल आघूर्ण के कारण। दरवाजे या हत्थे में क्या लगाना? तो दरवाजे या खिड़कियों में हत्था लगाना किसके लिए? बल आघूर्ण। एक और चीज, पुराने समय में क्या होता था? पुराने समय में एक आटा पीसने वाली चक्की होती थी, ठीक है, यहाँ पे बीच में एक रहता था जिससे वो कनेक्ट रहती थी, और आटा पीसने, नहीं सुनो तो सही, वो तो बीच में जिसको संभालने के लिए, और हम घुमाने के लिए किसका यूज करते थे? यहाँ पर एक लगा देते हैंडल, है ना, यहाँ हैंडल लगाते थे, और ये बीच में खाली जगह थी जिसमें क्या रहता? चलो इसको हटा दो, ये बीच में खाली जगह कर दो, ठीक है, इसमें हम क्या डाल रहे हैं? अनाज, और फिर हम इसको घुमा रहे। तो ये यहाँ क्यों लगा? यहाँ ही अनाज डालते, वहीं में घुमा लेते। घुमाते घुमाते हमारे हाथ में से ना खून निकला था यदि यहाँ लगाते तो कहाँ लगा? यहाँ कॉर्नर पे लगा है, और वो घूम रहा है ना, बिल्कुल ये पकड़ा, चलने दो, है, अब बॉडी अलग बन रही है ठीक, तो चल रहे है ना, ये चल रहा है, मतलब किसी अक्ष के चारों ओर क्या कर रहा है? वो घूम रहा है। तो ये टॉर्क के कारण ही हम ये कर रहे हैं, ताकि कम से कम क्या लगाना पड़े? फोर्स लगाना पड़े। नहीं तो लगा लो किसी दिन यहाँ पे और कर लो मजे आया समझ में? तो अब एग्जाम्पल कैसे आते हैं इनके, देखो, घरों के दरवाजों में हत्थों या कब्जों का दूर लगाया जाना किस कारण के लिए? पानी निकालने के लिए हैंडपंप का हत्था लंबा होना, जितना लंबा होगा इतना इजी पड़ेगा, हाँ या ना? किसके लिए? टॉर्क। उसी प्रकार आटा पीसने वाली चक्की में हत्था कील से दूर लगाना, बल आघूर्ण के कारण। अब एक और चीज, मेरे पास यह है स्क्रू, ठीक है, ये ऐसे स्क्रू होते हैं ना, कहां? यहां नहीं दिख रहे, जहां भी वहां देख लो, वहां उसमें स्क्रू होते हैं ना। अब स्क्रू है, ठीक है, अब मुझे जो पेचकस है, ठीक है, पेचकस से, पेचकस समझते हो ना, स्क्रू ड्राइवर, ठीक है, इसको पेचकस बोलते हैं, पेंच को कसने वाला, तो पेचकस बोल दिया, ठीक है। तो जो पेचकस है वो आप लगाया और उसको घुमाओगे, कैसे? चल 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 अंदर जा, ऐसा करोगे, घुमाओगे तो फोर्स क्या करेगा? कम पड़ेगा। अच्छा, ये तो ठीक समझ में आ गया। अब आपको पेचकस इतना बड़ा चाहिए या इतना बड़ा चाहिए जिसमें आप इजीली उसको घुमा सको? इतने से में कहां घुमाते फिरोगे, जमाने में उंगलियां छिल जाएगी तुम्हारी, लेकिन बड़ा होगा, चल चल ये अंदर। तो हुआ क्या यहां पर? एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? पेचकस पेचकस स्क्रू को कसने के लिए पेचकस का हत्था लंबा और चौड़ा होना चाहिए। किस कारण के लिए? आए यहां पे समझ में? किसी को कोई भी दिक्कत हो बता दो। हम पढ़ रहे हैं केशिकत्व। क्या पढ़ेंगे? पढ़ लिया था क्या? ठीक, केशिकत्व, कैपिलरीज। क्या होता है केशिकत्व? सबसे पहले तो ये जानो, ठीक है। तो ये मैंने एक पतली सी नली बनाई, ठीक है, समझो क्या है ये एक पतली सी नली बनाई। अब ये पतली सी नली बहुत पतली भी हो सकती है, मतलब मेरे बालों के बराबर, बालों जितनी पतली, या उससे भी कम पतली हो सकती है। अब मान लीजिए मैं मेरा एक बाल तोड़ू और उसको मैं जब देखूंगा तो वो ऊपर से लेके जब नीचे तक समान दिखेगा ना, हाँ या ना? मतलब उसकी हर जगह जो उसकी जो रेडियस है वो एक समान होगी, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक, हर जगह रेडियस ऊपर से लेकर नीचे तक एक समान। अब मैंने तो ये कहा कि एक पतली नली, और जरूरी नहीं कि बहुत पतली, थोड़ी सी हो सकता है, थोड़ी सी मोटी भी हो जाए, किसी जगह पे थोड़ी मोटी हो जाए, किसी जगह पे और थोड़ी मोटी हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? पर होनी चाहिए कैसी त्रिज्या? एक समान। तो ऐसी खोखली बेलनाकार, खोखली अंदर से खोखली है, तो ऐसी खोखली बेलनाकार नली
जिसकी त्रिज्या या रेडियस एक समान होती है, ये एक पॉइंट, ये तो नली की बात करी। अब इसमें केशिकत्व कहां आया, अब इसमें केशिकत्व कहां आएगा, तो पूरी डेफिनेशन अब सुनो। ऐसी खोखली बेलनाकार नली जिसकी त्रिज्या या रेडियस एक समान होती है, जिसमें द्रव लिक्विड के ऊपर चढ़ने या फिर नीचे उतरने की घटना को केशिकत्व कहते हैं। मैंने क्या कहा, लिक्विड के ऊपर चढ़ने या फिर नीचे उतरने, ये दोनों घटना को ही क्या कहते हैं, केशिकत्व कहते हैं। ठीक, इतनी बात अभी समझो, एग्जाम्पल दूंगा तो सब समझ में आ जाएगा। मैंने सिर्फ एक छोटी सी बात करी कि एक ऐसी पतली नली होनी चाहिए जिसकी त्रिज्या क्या होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए, और इसमें क्या होना चाहिए कि या तो द्रव ऊपर चढ़ जाए या द्रव नीचे उतर जाए। इस घटना को क्या कहते हैं, केशिकत्व। ठीक, अब एक एग्जांपल, मैंने एक बर्तन लिया, ठीक है, इस बर्तन में मैंने डाल दिया पानी। अब जब मैंने इसमें पानी डाला है, पानी का लेवल तो सेम है, ठीक है, मैंने क्या किया, एक पतली नली ली, इतनी ही बड़ी, मैंने एक मोटी थोड़ी सी नली ले ली। साइज दोनों का बिल्कुल क्या है, मतलब हाइट दोनों की बिल्कुल क्या है, सेम है, बस एक पतली है एक मोटी है। और जैसे मैं जल में इन दोनों को डालूंगा, आप मुझे बताओ कि दोनों में से द्रव किसमें ज्यादा चढ़ेगा, पतली वाली में चढ़ेगा। तो इसमें जब हो सकता है यहीं तक चढ़े, यहीं तक चढ़े, और इसमें टाइम नहीं लगेगा। त्रिज्या के कारण क्या हुआ कि इसमें जल क्या होगा, कम दूरी तक चढ़ेगा, इसकी रेडियस बहुत कम थी, तो इसमें जल क्या होगा, तो जल चढ़ा ना, खोखली नली में ही चढ़ा। तो ये घटना किसके कारण हुई, तो सिंपल सा बोला मैंने कि ऐसी खोखली नली जिसकी त्रिज्या एक समान हो, जिसमें जल के चढ़ने या नीचे उतरने की घटना को क्या कहते हैं। अब मैंने कोई ऐसी कोई चीज करी नहीं थी ना, मैंने कोई ऐसी चीज लगाई कि ऐसा कुछ पाइप लगा दिया या ऐसी कोई मोटर लगा दी जिससे जल ऊपर चढ़े, मैं तो बस डुबाया, और डुबाया जल ऊपर, इसके रिस्पेक्ट में थोड़ा और ऊपर, कुछ करा मैंने यहाँ पे काम नहीं किया। तो ये सिंपल सी घटना ही क्या कहलाती है, केशिकत्व। मतलब कि किसी नली के अंदर, नली की त्रिज्या एक समान होनी चाहिए, उसमें जल के या तो ऊपर चढ़े या नीचे उतरने की घटना को क्या कहते हैं, कैपिलरीज। ये तो एक डेफिनेशन हो गई, इजी लगी, मजा भी आया देख के। एग्जाम्पल कठिन होते हैं, अब एग्जाम्पल सुनो, मजा एग्जाम्पल में आता है। ये तो इजी इसलिए लगता है कि हाँ यार चलो सर समझा रहे तो मजा आ रहा है। अब एग्जाम्पल, आपने क्या किया, ये बनाया है एक दिया, ठीक है, ये बनाया एक दिया, ये बनाया एक दिया, इस दिए में डाला आपने तेल, और यहां पर लगा दी एक बत्ती, ठीक है, ये लगा दी एक बत्ती, और ये बत्ती जल रही है, ठीक है, ये जल रही है। कब तक जलेगी, जब तक उसमें तेल। तो ये तेल ऊपर कैसे पहुंचा भैया, क्योंकि इस बत्ती के अंदर, इस कॉटन के अंदर छोटी छोटी क्या थी, केश नलियां, छोटी छोटी क्या थी, केश नली। केश नली मतलब ऐसी नली जो बाल के समान क्या हो, पतली हो, जिसकी त्रिज्या एक समान हो, क्या कहलाती है, केश नली। तो इस केश नली से ये धीरे 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 जैसी डूबी, वो केश नली से कहां चला गया, ऊपर, और जब ऊपर चला गया तो तेल मिल रहा है, जल रही है बढ़िया। उसी प्रकार तो लालटेन में तेल का, लालटेन की बत्ती में तेल का ऊपर पहुंचना या दिए की बत्ती में तेल का ऊपर पहुंचना किस घटना के कारण, पहली चीज समझ में है, ठीक। दूसरी चीज, अब ये हमारा पेड़ है और इसकी जड़ें हैं, यहां पर है भैया पानी। अब क्या पेड़ क्या पानी चूस रहे हैं, उनके अंदर क्या मुंह है उनका अंदर, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये जो पानी है ये कैसे जा रहा है, क्योंकि पेड़ पौधों की जो जड़ें हैं उनके अंदर बहुत बारीक बारीक पतली पतली क्या है, केश नली, और उसी केश नली से ये पानी कहां जा रहा है, पूरे
आया समझ में? तो ये केश नली के कारण ही जा रहा है, और केश नली के कारण जा रहा है तो एग्जाम में आता है कि जड़ों द्वारा भूमि से पानी को पेड़ पौधों के सभी भागों तक लेके जाना, किस घटना के कारण? उसी प्रकार आप बहुत से लोग यहाँ पर गांव से हैं, ठीक है, अब बहुत से लोग गांव से हैं, तो यहाँ पर हुआ क्या कि मैंने क्या किया, मेरे यहाँ खेत है, ठीक है, ठीक है, खेत है, पर इस खेत को समझाने से पहले मैं ना एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ। ये गमले हैं, दो सेम साइज के समान आकार के, ठीक है। अब ये गमले है, गमले में हमने क्या किया, इसमें डाल दी हमने मिट्टी, इसमें भी डाल दी, इसमें भी डाल दी भैया मिट्टी, अब दोनों में मिट्टी डाल दी। अब मैंने क्या किया, इन दोनों में, इसमें भी 1 लोटा पानी डाल दिया, इसमें भी 1 लोटा पानी डाल दिया, पानी डाल दिया और छोड़ दिया। सुबह देखा तो इसमें कुछ दरारें बन जाएगी, है ना, और इसमें भी कुछ दरारें बन जाएगी, ए वाले में भी और बी वाले दोनों में दरारें बन जाएगी। कल सुबह देखूंगा तो होता ही ना ऐसा। अब मैंने क्या किया कि ये जो ए वाला है, इस ए वाले की ना दरारों को तोड़ दिया, मतलब इसको ना किसी चम्मच से, किसी से पूरे को खरोच दिया, पूरा खरोच दिया, इसको ऐसे रेल दिया। फिर मैंने वापस 1 लोटा पानी, 2 लोटे, मतलब एक इसके लिए एक इसके लिए लोटा लिया, दोनों को फिर डाला। कौन ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करेगा और कौन पानी को ऊपर रखेगा? ये वाला ज्यादा पानी को क्या कर लेगा, और ये इसमें पानी कहीं ना कहीं कहां भी रहेगा। ऐसा क्यों किया, ऐसा क्या हुआ जिसके कारण ये इसने पानी ज्यादा एब्जॉर्ब किया? तो ये जो फिनोमिना हम यूज कर रहे हैं ना, ये होता है एक्चुअल में खेतों में। पहली वर्षा आती है जब, पहली बारिश जब होती है, पहली बारिश के बाद आप क्या कर देते हो, उसकी जुताई कर देते हो, हाँ या ना, जुताई कर देते हो, मिट्टी को खोद देते हो। क्यों भैया, क्यों खोदते हो, मजा आता तुमको ऐसा करने में? नहीं, क्योंकि जब पहली बारिश होती है तब इसमें पड़ जाती है दरारें, दरारें पड़ जाती है, मतलब इसमें क्या बन जाती है, केश नलियां। क्या बन जाती है, केश नली बन जाती है। और हमें तो पता है कि जो केश नली बनी है, तो जब बारिश आएगी, जब बारिश आएगी और बारिश आएगी तो ये केश नली क्या होगा, पानी को क्या रखेगी, ऊपर रखेगी, और जब पानी ऊपर रखेगी तो सूर्य के प्रकाश के द्वारा वो पानी हो सकता है भाप में बन जाए, मतलब वो पानी धरती के अंदर गया ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहली बारिश तो हो गई, पहली बारिश के बाद ही ये नलियां बनी ना, तो हम क्या करेंगे, जैसे पहली बारिश हुई और जाएंगे ट्रैक्टर लेके, आज तक खत्म, तोड़ दो सारी नली, कर दो उसकी जुताई। जैसे जुताई करेंगे केश नली सारी टूट जाएंगी, टूट गई, यहां पे भी टूट गई। अब जब सेकेंड बारिश आएगी, पानी अच्छा आएगा, पूरा खेत उस पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, और जब एब्जॉर्ब कर लेगा, जैसे ही फसल लगा पानी उसका यूज में ले लेगा। आया समझ में? तो इसीलिए पहली बारिश के समय किसान अपने खेतों की जुताई करते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें क्या पड़ जाती है, और जिसके कारण उसमें आ जाता है कौन सा गुण, केशिकत्व का, और केशिकत्व के गुण के कारण पानी आ जाता है ऊपर। आया समझ में?